नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासत धान खरीदी और किसान के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन अब इस लड़ाई में आरएसएस की एंट्री हो गई है। दरअसल बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज ने आरएसएस को नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक संगठन करार दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तीखा हमला किया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई आरएसएस नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक है। सवाल ये भी कि संघ पर अचानक आक्रामक हुई कांग्रेस किसी सियासी रणनीति पर भी काम कर रही है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के जरिए। उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। आरएसएस ऐसा शाखा है जो माओवादी से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक आरएसएस है। तो कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहाँ के आदिवासियों को बरगला रहे हैं। ये है बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज, जिनके मुताबिक देश को नक्सलियों से ज्यादा खतरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। दीपक बैज ने ये बयान किस आधार पर दिया, इस पर आगे बढ़े उससे पहले आपको कांग्रेस सांसद का एक और बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जीरम कांड को सुपारी किलिंग करार देते हुए इसका जिम्मेदार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ठहराया। आप खुद ही सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं के मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है, उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्या हुई। बहरहाल वापस आरएसएस के मुद्दे पर लौटते हैं। दीपक बैज ने कहा कि पुल, सड़क और कैंप खुले जाने के विरोध के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी की कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक आरएसएस की शाखा है जो नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस सांसद के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता नागपुर के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। उनका ये बयान आरएसएस के नेतृत्व परिवर्तन के बाद आया, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को आरएसएस का इतिहास नहीं पता, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ के आरएसएस के लोग बंधुआ मजदूर हो गए। जैसे नक्सली वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसके कमांडर लोग रहते हैं, बड़े नेता। यहाँ के लोग केवल बंदूक चलाते हैं। उसी प्रकार के आरएसएस में भी आप देखेंगे उसके सारे लोग सब नागपुर के बचत यहाँ केवल अफवाह फैलाने के मशीन की तरह काम करेंगे। संघ से निकले हुए लोग आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल जी ने किया। आज जो हालत हुई है, कांग्रेस जिस प्रकार पूरे देश में सिकुड़ के समाप्ति की ओर हो रहा है, ये ऐसी भूपेश जैसे और उनके सांसदों की विचारधारा है, इनकी छोटी मानसिकता है जो राष्ट्र को नहीं समझते। बहरहाल ऐसे वक्त में जब बीजेपी धान खरीदी और किसानों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है, तब कांग्रेस का संघ पर निशाना साधना इसलिए भी अहम हो जाता है कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी के लिए संकट मोचक का काम करती रही है और 2018 में संघ की नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह की बड़ी वजह रही है। कांग्रेस भी जानती है कि अगले चुनाव तक बीजेपी के लिए माहौल बदलने में संघ काफी मदद कर सकता है, खासकर जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब संघ के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, संघ के बहाने ही बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन टाइमिंग की भी बड़ी बात है। 30 जनवरी चूँकि महात्मा गांधी का उस दिन उनको गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने, तो शायद कांग्रेस उस रणनीति के तहत भी ये बयान आ रहे होंगे। क्योंकि बस्तर के सांसद दीपक बैज ने ये बात कही है कि वो नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक हैं आरएसएस के लोग। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे नक्सलियों को बाहर के नेता रूल करते हैं, वैसे ही आरएसएस के लोगों को नागपुर रूल करता है, यहाँ के लोगों को। तो पहली बात तो मैं रमेश वर्ल्यानी जी हमारे साथ हैं भारतीय कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी से केदार कश्यप जी हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्यानी जी, सबसे पहला सवाल यही कि आप लोग क्या मानते हैं कि आरएसएस नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक है? एक बात तो ये, और बाहर की परिभाषा जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ये सारे लोग बंधुआ मजदूर हैं, तो हर पार्टी जो यहाँ पर काम कर रही है किसी भी तरह की, चाहे आपकी कांग्रेस भी, उसका भी एक आला कमान है जिससे आप निर्देशित होते हैं, और आपके मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था यदि आला कमान बोलेगा तो मैं अभी के अभी त्यागपत्र दे सकता हूँ। तो इसको क्या माना जाए, किस बात को माना जाए कि वो नक्सलियों के जैसे हैं या नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक है? पहली बात तो ये। दूसरा, इसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने ये टाइमिंग क्यों चुनी?
शिरीष जी, जो आपने कहा कि नक्सली की तुलना में आरएसएस ज़्यादा खतरनाक है क्या, तो वो दीपक बैज जी से मैंने चर्चा की थी, तो उनका कहना था कि नक्सली तो खुलेआम हिंसा की वकालत करते हैं और हिंसा करके दिखाते हैं, तो उनका एजेंडा तो साफ है। लेकिन आरएसएस का एजेंडा वैसा साफ नहीं है, लेकिन वो जो समाज में जहर बोने का काम करते हैं, धर्म के आधार पर विभाजित करने का काम करते हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि देश की आज़ादी आंदोलन में समाज के हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का योगदान रहा है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के पहला काम ये किया कि ये देश जो जाति और धर्म के आधार पर विभाजित था, सबको एक सूत्र में पिरोया और उसके बाद फिर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी आंदोलन का बिगुल फूका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा था उस समय का। लेकिन आज जो देश में माहौल बना हुआ है वो इतना विषाक्त हो गया है सिर्फ वोटों की खातिर, और ये इसके पीछे आरएसएस की मुहिम है कि इसमें हिंदू बनाम मुसलमान कर दो, हिंदू बनाम ईसाई कर दो। अब हिंदू बनाम सिख यदि आंदोलन कर रहे हैं सका खिलाफ, तो हिंदू बनाम खालिस्तानी कर दो। तो ये देश को तोड़ने वाला जो साजिश है, जो जहर बोने का काम कर रही है आरएसएस, इसलिए वो आज के देश के लिए बहुत खतरनाक है, नंबर एक। नंबर दो, जो भूपेश बघेल जी ने कहा है वो सही कहा है। आरएसएस वाले राष्ट्रवाद की शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, जिनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। आज़ादी आंदोलन में देश के समाज के हर वर्ग ने सपोर्ट किया, लेकिन जो आरएसएस के विचारधारा वाले मानने वाले लोग थे वो अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और आज सत्ता में आने के बाद वो राष्ट्रवाद की दुहाई दे रहे हैं। ये बड़ा विडंबना है इस देश के लिए, और ऐसा राष्ट्रवाद कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर इनकी परिभाषा अलग है। जो इनके साथ हैं वो राष्ट्रवादी हैं, जो इनके साथ असहमत हैं वो देशद्रोही हैं या खालिस्तानी हैं या टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। तो ये खतरनाक विचारधारा है। और भूपेश बघेल जी ने इसलिए कहा कि आपके पास कोई विरासत तो है नहीं आज़ादी आंदोलन की, इसलिए कभी सरदार पटेल की बात करते हैं, कभी गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर पाते हैं। ये गोडसे वाले कल्चर पे आज भी कायम है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने न विधानसभा के बाहर गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहा, और ये गोडसे को महिमा मंडित करते हैं। जो प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि गोडसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वल्याणी जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं आया। मैंने पूछा आपसे कि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि यहाँ के जो आरएसएस कार्यकर्ता हैं वो नागपुर के बंधुआ मजदूर हैं, तो क्या आप मानते हैं कि पूर्णेंदु सक्सेना जी जो यहाँ के नए प्रांत कार्यवाहक बने हैं वो क्या बाहरी हैं या उनको बाहरी मानते हैं? नहीं, उस संदर्भ में नहीं कहा। केवल यहाँ के लोग नहीं, पूरा देश की राजनीति जो है आरएसएस की मुट्ठी में है। आरएसएस की बंधुआ मजदूरी है, यानी आरएसएस के एजेंडे पे ही तो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे पे उनके मुख्यमंत्री काम करते हैं। ये देश में जो जहर खोला जा रहा है, कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, ये सब आरएसएस के इशारे पे होता है। इसलिए कहते हैं कि आरएसएस के लोग बंधुआ मजदूर हैं, जो आरएसएस कहेगा वो काम करेंगे। इनकी कोई स्वतंत्र शैली, कार्यशैली नहीं है, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है। अच्छा, आपकी पार्टी के ही राहुल गांधी जी ने बीच में मोहन भागवत जी से सवाल पूछा था किसान आंदोलन को लेकर उनकी राय क्या है, तो उन्होंने क्यों पूछा? जब यदि आपकी पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना कि नक्सलियों से के बराबर हैं, नक्सलियों के जैसे से ज़्यादा खतरनाक हैं, तो आपकी पार्टी के नेता को क्या आवश्यकता पड़ी कि मोहन भागवत जी से सवाल किया? हमने इसलिए कहा कि ये अपने आप को देश के बहुत ही चिंतक और शुभचिंतक कहते हैं, और देश की राजनीति में इनका बहुत बड़ा कंट्रोल है। इसलिए हमने कहा कि किसानों आंदोलन के बारे में क्या है, आपका विचार क्या है? जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो देश में अन्न के मामले में सर्वाधिक योगदान देते हैं, और दोनों राज्यों के किसानों के बेटे आज फौज में हैं जो देश की हिफाजत करते हैं। तो इसलिए हमने पूछा आरएसएस के प्रमुख से कि आपका क्या विचार है इनके बारे में।
चलिए वरलानी जी, आपकी बात पर मैं केदार कश्यप जी का जवाब लेता हूं। केदार जी, जो दीपक बैज जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? जो बातें की जा रही हैं कि सारे कंट्रोल नागपुर से होता है, चाहे आपकी सरकारें हों, चाहे आपके मुख्यमंत्री हों, चाहे आपके संगठन के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, और नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक वाले बयान पे और नक्सलियों जैसे वाले बयान पे, दोनों पर चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया मिले। देखिए, दीपक बैज जी वहाँ पर लगभग पौने 2 साल से सांसद हैं और उनका काम कहीं दिख नहीं रहा है, और अभी वहाँ पर मुख्यमंत्री जी हैं और उनको खुश करने के लिए और सोनिया गांधी जी के इशारे पर पूरे कांग्रेस पार्टी अपने अलग तरीके से बयान दे रही है और वो साबित करना चाह रही है कि हम कांग्रेस के और सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक हैं। जहाँ तक यदि बात करें, संघ हमको हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति, हमारे देश के प्रति जो भाव है उसको सिखाने का काम कर रही है और लगातार उस दिशा में आगे काम कर रही है। जहाँ तक दीपक बैज जी ने जो बात कही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सीधे सीधे, क्योंकि दीपक बैज जी का हम लोग लगभग मैं भी पौने 2 साल से कार्यकाल देख रहा हूँ, वो लगातार चर्च के उद्घाटन का ही काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई ऐसा काम उनके पास में नहीं है जो जनता के साथ में सीधा सीधा उनको दिखा सके कि ये उन्होंने जनता के लिए किया। सीधे सीधे वो है कि वो सीधे सीधे क्या कहते हैं, चर्च के इशारे पर चल रहे हैं, मिशनरी के बातों पर आकर के वो आरएसएस नहीं होता है, को कहते हैं गलत साबित करने में लगे हुए हैं। उसी तरीके से उद्घाटन नहीं होता है, जो कहते हैं भूपेश बघेल कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी तो कहते हैं सोनिया गांधी के कहने पर चल रहे हैं। सोनिया गांधी कहते हैं क्या उद्देश्य है, वो मिस्त्रियों के सहयोग से चल रहा है। हम लोग भगवान राम को मानने वाले लोग हैं और ये लोग रोम को मानने वाले लोग हैं, यही अंतर है, आप देख लीजिए। और यदि कहते हैं नक्सलियों की बात है तो नक्सलियों के का जो कहते हैं प्रति जो भाव है, ये तो कहते हैं कांग्रेस ने इस बात को साबित कर दिया कि किस तरीके से वो कहते हैं आरएसएस को कहते हैं नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। नक्सली के प्रति उनके मन में क्या भाव है, क्या पीड़ा है, वो तो आप सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से ये पूरा जाहिर हो रहा है कि इनकी जो बात है, ये हमारे जो आदिवासियों के बीच में जो दोहरी संस्कृति आ रही है, इस दोहरी संस्कृति के कारण से हमारे जो समाज खत्म होने की दिशा में है, उसका ये समर्थन करने वाले लोग हैं। इस चीज़ को वो समझ नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, ये हमारे संस्कृति को खत्म करने में लगे हुए हैं। और उस दोहरी संस्कृति को बचाने की दृष्टि से आज वहाँ पर संघ के जो भी हमारे संगठन है वो काम कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? यदि हम अपने समाज के साथ में, हम अपने संस्कृति के साथ में जुड़े रहें और हम अपने उसको अलग अलग उसे न करें, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में इनको वो करना चाहिए। और वहाँ पर जो बस्तर में जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है, उस दिशा में मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए। जहाँ उस दिशा में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, न सांसद बात कर रहे हैं, बल्कि ये लगातार वहाँ पर चर्च उद्घाटन करके मिस्त्रियों के साथ में ये संदेश दे रहे हैं कि वो इनके साथ में है। और ये साबित करता है कि ये सीधा सीधा रोम से संचालित हो रहे हैं। केदार जी, एक बात और कही है रमेश वरलानी जी ने कि आरएसएस देश में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहा है, धर्मों को अलग अलग करने का काम कर रहा है, लोगों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा है। उनकी इस बात से आप कितना सहमत है? लगातार कांग्रेस इन सब बातों को लेकर भी हमलावर रहती है। देखिए, धर्म के आधार पर यदि देश को बांटने का काम किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले उस बात पे कहते हैं इनको जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान अलग कैसे हुआ? आज इन सब चीज़ों बातों को लेकर के ये जो खालिस्तान की बातें हो रही है, कश्मीर अलग करने की बात करते हैं या फिर कहते हैं बस्तर को अलग करने की बात होती है, तो ये कांग्रेस के उसमें होता है, इनके सह पे होता है। इनके जो नेता हैं, इन्होंने पहले भी कहते हैं संघ के ऊपर बड़ी बड़ी बातें आरोप लगाया था, संघ के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, संघ को खत्म करने की कोशिश की गई थी, चाहे वो इंदिरा गांधी से लेकर के अभी तक का कार्यकाल का देख लिया जाए। लेकिन संघ ऐसे खत्म नहीं होगा, संघ का खत्म करने की ताकत इनमें नहीं है। और संघ ने लगातार देश के हित में काम किया है। जहां तक राहुल गांधी ने अभी जितने बार भी कहते हैं आरोप लगाया, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है, ये उनको देखना चाहिए। और अभी भी मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री को भी माफी मांगना चाहिए और सांसद को भी यहां पर माफी मांगना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को भी माफी मांगना चाहिए। चलिए, इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। सवाल वरलानी जी से किया जाए। वरलानी जी,
जिस तरह से कांग्रेस ने आज आरएसएस को लेकर बयानबाजी हुई है, कांग्रेस के नेताओं ने की है, मुख्यमंत्री जी ने, सांसद जी ने, दोनों ने किया है, तो ये जो आरएसएस में अभी जो परिवर्तन हुआ है प्रदेश स्तर पर, उसको लेकर है कि ये शहीद दिवस जो आ रहा है, जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उसको लेकर है, या मुख्यमंत्री जी के जो बस्तर प्रवास है उसको लेकर वहाँ के सांसद ने इस तरह का बयान दिया जैसा कि केदार कश्यप जी कह रहे हैं? टाइमिंग को लेकर थोड़ा समझाएंगे। शिरीष जी, केदार कश्यप जी के सारे आरोप गलत हैं। अब जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि इनके मन में कितना जहर घोलता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या आरएसएस कार्यकर्ता हो, कितना बड़ा जहर है। अब वहाँ आदिवासियों के बीच वो क्रिश्चियन का एंगल लिया है और कहाँ सोनिया गांधी तक से जोड़ दिए। इनको मालूम होना चाहिए सोनिया गांधी जी इस देश की बहू हैं, उनका कोई इटली से लेना देना नहीं है। वो देश जब अपन ने उनको एब्जॉर्व कर लिया है तो हिंदू धर्म की रीति नीति से चलती हैं और वो पूरा देश देख रहा है, तो फिर भी उन्होंने इस तरह से जहर बोलने का काम किया है। जहाँ तक समय की बात कर रहे हैं, समय वाली कोई बात नहीं है। जिस ढंग से आरएसएस का रवैया चल रहा है देश के किसान आंदोलन के प्रति, या किसानों के बीच इस तरह का भ्रम फैलाने का कि वो खालिस्तानी है, अभी केदार कश्यप जी भी वही कह रहे थे। यानी जिनके बेटे देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको आप खालिस्तान वरल्यानी जी चाहिए। वो इस कड़कड़ाती ठंड में एक सीमा पे हैं, चीन की सीमा पर है, पाकिस्तान की सीमा पर है जी। आरएसएस ने कब कहा कि ये खालिस्तानी है? तो ऐसा कोई टाइमिंग की कोई बात नहीं है जी। थोड़ा मेरा भी ज्ञानवर्धन करेंगे कि आरएसएस ने कब कहा कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो खालिस्तानी? बीजेपी नेताओं ने जरूर कहा, यहाँ संतोष पांडे जी और बाकी नेताओं ने कि उनकी उनसे संबद्धता के बारे में कुछ बात की है, लेकिन आरएसएस का शिरीष जी, आप आरएसएस को क्या मानते हैं? नहीं, मैं क्या मानता हूँ, क्या नहीं मानता हूँ, ये यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं। आप दोनों क्या मानते हैं, ये चर्चा का विषय माध्यम से कहलवाता है। नहीं, आरएसएस के बारे में आपकी वर्किंग बता रहा हूं मैं। आरएसएस की वर्किंग ही ये है कि वो एक थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी का। ये कठपुतली की तरह नचाता है भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं कब क्या बोलना है। जेएनयू में होता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। ये बड़ी विचित्र है इस देश में। जो असहमति है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारधारों से, वो तो राष्ट्रद्रोही है। जो इनके साथ सहमत है वो राष्ट्रवादी हैं। अब केदार कश्यप जी बताए ना कि नाथूराम गोडसे को वो हत्यारा मानते हैं कि देशभक्त मानते हैं। ये कह दे, बोल दे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, केदार कश्यप जी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मुझे पता, आप पूछ के देख लीजिए कि नाथूराम गोडसे को केदार कश्यप जी हत्यारा मानते हैं कि देशभक्त मानते हैं। इसी से मालूम पड़ जाएगा इनके मन में क्या है। वरल्यानी जी, अभी जो कांग्रेस, खासतौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो हमलावर हुई है आरएसएस पर, तो कहीं जो आरएसएस बस्तर में काम कर रही है उससे कोई आपको परेशानी हो रही है? आपको लग रहा है कि आपके आगे की राह कठिन होगी? उस सब को लेकर भी आप कांग्रेस में चिंता है, जिसको लेकर ये नेताओं के बयान आ रहे हैं? शिरीष जी, कांग्रेस पार्टी को या हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को न आरएसएस की चिंता है न उनके कामों की चिंता है। हमको चिंता देश को बचाने की चिंता है, क्योंकि देश में जिस ढंग से विषाक्त वातावरण बनते जा रहा है और मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या आरएसएस को इस बात की चिंता नहीं है कि देश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार में नहीं मिल रहे हैं, रोजगार समाप्त हो रहे हैं। इन्होंने कहा था विदेशों से काला धन आएगा, आया नहीं, इस पर मौन हो गए हैं। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिएगा, इसके ऊपर मौन है। जो देश के मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का और ध्यान हटाने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए हम देश को आगाह करना चाहते हैं। जहाँ तक केदार कश्यप जी कह रहे थे एक संस्कृति की बात, अरे आदिवासी संस्कृति नहीं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उठाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है कि यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के खान पान, यहाँ के 30 त्यौहार, 15 साल में रमन सिंह जी ने कभी उनको हाईलाइट नहीं किया, कभी उनको ऊपर नहीं उठाया।
भूपेश बघेल जी ने जो मूल हमारा कल्चर है उसको उठाने का काम किया है। ये क्या बात करेंगे इन लोग? चलिए मैं केदार कश्यप जी का भी जवाब ले लेता हूँ। केदार जी, रमेश वरल्यानी जी ने कहा है कि जो आपकी पार्टी है और आरएसएस दोनों मिलकर देश में मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, और जो संस्कृति की आपने बात की, दोहरी संस्कृति की, उस पर वरल्यानी जी का कहना है कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ाने का, उसको बचाने का, उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आपकी जो सरकार थी 15 साल, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के रमेश वरल्यानी जी जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहला ये कि देश को बचाने की बात कर रहे हैं। देश को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? आज कश्मीर कहते हैं भारत का अभिन्न अंग बनता है तो देश का ही भला हो रहा है। यदि इतने सारे जो निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे अन्य जितने भी कहते हैं बड़े बड़े निर्णय हैं, राम मंदिर का मामला हो, ये सब देश के हित के लिए मामले हैं। अब अभी जो वर्तमान स्थिति है वो कांग्रेस को बचाने के लिए इन लोग की नीति है। कांग्रेस लगभग खत्म होती जा रही है पूरे देश पे, और ये तो इनकी स्थिति ये है, ये कह रहे हैं कि संघ कहते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर तो कांग्रेस के लोग हैं जो कहते हैं, आज भी कहते हैं सोनिया गांधी को कहते हैं, उससे ऊपर कहते हैं किसी और को कहते हैं अध्यक्ष का दायित्व नहीं देना चाहते। एक परिवार से उनका पार्टी चल रही है, पार्टी से उससे ऊपर तो उनकी पार्टी चल ही नहीं रही है। वहां पर कोई लोकतंत्र है ही नहीं, वहां से वो हट ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या बात करेंगे? इनके पास में कोई विषय ही नहीं है। इसीलिए ये ध्यान भटकाने के लिए हम लोगों को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। 15 सालों में जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिन बातों की यहाँ पर कहते हैं व्यवस्था सुनिश्चित की, चाहे वो विकास के मामले में हो, चाहे वो हमारे बस्तर क्षेत्र के मामले में हो, उन सारे मामलों को लेकर के आज जो स्थिति है, उन सारे मामलों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करो ना। चलिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हमारी चर्चा का मूल मुद्दा यह था कि कांग्रेस को क्या परेशानी है, संघ के बहाने वो बीजेपी पे हमलावर है या नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय मुद्दों को भी चुना और राष्ट्र की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। ये तो जनता तय करेगी कि जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो कितने वाजिब हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बात है वो कितनी सही है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।